हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं घटना चक्र से आधुनिक भारत के टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को पढ़ेंगे और साथ में दूसरा टॉपिक जो कि पंजाब और मैसूर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आगामी 68 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो फ्रेंड्स, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वो पहला युद्ध था जो कि प्लासी का युद्ध था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि सिराजुद्दौला पराजित हुआ और वो सिराजुद्दौला जो था षड्यंत्र का शिकार हुआ, जिसमें कि उसके अपने जो कि उसका सेनानायक मीर जाफर और यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के कारण ये युद्ध हारना पड़ा था उनको, जिसमें कि सहसा एक गोली लगने से रणभूमि में ही मीर मैदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा और यह कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के में छोड़ देना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गए। वह यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तात्कालिक सेना एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान हुआ। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारी के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता का स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? जो कि पहला पूछा जा रहा है, तो जो होगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जो कि 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। वो कौन सा युद्ध था? तो वो युद्ध प्लासी का युद्ध था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता थे। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो फ्रेंड्स, आपसे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये किसका कथन था? तो विलियम पिट का कथन था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल का स्थान पड़ता है, जो कि वर्तमान प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिसमें कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो ये मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया,
जो कि संभवतः वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र से वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी सेना का कमान किसने संभाला था, तो मेजर हेक्टर मुनरो ने संभाला था। इलाहाबाद तक का क्षेत्र किसके अधिकार में आ गया, वो अंग्रेज के अधिकार में आ गया था और दिल्ली का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। पी.ई. राइट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध में परिणाम को देखा जाए तो कहा जाता है कि जहां प्लासी का विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में सैन्य सहायता की वजह से अंग्रेज जीता नहीं था, जबकि वो संयंत्र से जीता था और ये पहला विजय था जिसमें कि सैन्य की ताकत से जीता था, जो कि प्लासी का युद्ध कहा जाता है। परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा, तो बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो बक्सर की लड़ाई थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का शासक कौन था, तो मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस तिथि को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी गई, तो 12 अगस्त 1765 को। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रसित रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का कब हो गया था, तो 1803 ईस्वी में हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी।
बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर ग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सीतावराय की नियुक्ति की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 2 उपदीवान कहाँ के लिए नियुक्त की गई, तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सीतावराय की नियुक्ति की गई। राजा मोहम्मद रजा खान उपनिजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस समय समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में ही था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो खासी जनजाति के संपर्क में आए। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियां के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोहर, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पांडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे ये खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए, तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राजा में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें क्या आंसर है, केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर सही है, जिसमें कि राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। अशफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवलाई आदि इन्हीं जनजाति के प्रतिनिधि थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है, फिर प्लासी का युद्ध होता है, फिर वांडीवास का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध, अंबर का युद्ध, जो कि अगस्त 1749 ईस्वी में होता है। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसिस की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दी गई। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। सेकंड पढ़ लेते हैं, प्लासी का युद्ध, जो कि जून 1757 में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाए। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई। नेक्स्ट, बांडीवास का युद्ध, जो कि जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इसके आगे को देखते हैं, जो कि बक्सर का युद्ध, जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की त्रिकूट सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी।
युद्ध में अंग्रेजी विजयी हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडे ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा थी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवस युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट लाली। वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था और यहीं से उसके पतन का कारण बनता है। इसके आगे को क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया है? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सम्मिलित थे? बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, खुर्दा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हुई थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का कौन किया था? नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध और निर्णय समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और खुर्दा का युद्ध को पढ़ते हैं, जिसमें कि 1795 इसमें निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। तो इसको पढ़ने से इसका आंसर सेकंड होगा, जो कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो कौन था? मराठा था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दोबारा दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजों की हार हुई थी। सालीबाई की संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। वेली जली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पंजाब और मैसूर से देखते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिमी देश में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1828 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर राजधानी थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जवान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय क्या उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जवान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो वो लाहौर में किया था। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला थी। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया।
उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1819 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसका भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया गया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसकी दूसरी आंखों से रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचनिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासनकाल चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में और अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1828 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खरक सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खरक सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हो गया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ सूत्रों के अनुसार 23 अक्टूबर कहा जाता है, 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था तो दलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था, HM इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इसके आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें कि निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1767 ईस्वी में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेना मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था से हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। तो फ्रेंड्स, आपसे से पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ, तो मद्रास की संधि, जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, तो इसका आंसर हैदर अली हो जाएगा। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया। 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवे के युद्ध में हराया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट।
1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्ट नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए गए? तो ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो निजामाबाद में पोलीलूर में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी तक चला का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ में युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये देने पड़ गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद टिप्पणी की, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को ही शक्तिशाली नहीं बनने दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल में से टीपू सुल्तान युद्ध पराजित और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो कि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों और युद्ध में मध्य दिवंगत हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरसेल तथा युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया था। 1784 से 1785 में उसने एक दूत कस्तुनतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कि यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली था जो कि 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीरगति पा गए। टीपू के कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया। सूची 1 सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जिसमें कि इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था जो कि 1784 में हुई थी। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बाद 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के बीच हुआ था। 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सरधना में। बेगम समरू जो कि 1750 से 1836 तक एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रदाता प्रदान की थी। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापित की थी। आमेर में सवाई जयसिंह ने ल्यूक्विड के
गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो इसका आंसर अली मदान द्वारा बंगाल में राजस्व कृषि प्रधान पद्धति प्रारंभ की थी। फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर संयंत्र रचा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि केवल प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, जो कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया होगा। कुछ परिवार को तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 1792 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है, जो कि प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टोटल MCQ कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक से इसके बाहर कोई MCQ नहीं आएगा, तो आप लोग कृपया करके 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कन्फ्यूजन ना रहे, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।